हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में हम चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या था? जैविक वर्गीकरण या जीवों में वर्गीकरण। ठीक है, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हैजा रोग जो होता है। ठीक है, हैजा रोग जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा रोग का रोगजनक जीवाणु है, मतलब जो हैजा रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है, उसका रोगजनक क्या है। तो आपको याद रखना, हैजा रोग का जो रोगजनक जीवाणु है वो है विब्रियो कालेरी। ठीक है, विब्रियो कालेरी। ठीक है, तो विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन की। क्या याद रखना है आपको याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो शैवालों की जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हिटेरोसिस्ट पाया जाता है। ये हिटेरोसिस्ट नामक संरचना किसमें पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो हिटेरोसिस्ट होता है यह एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? यह संरचना पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर? ये संरचना पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है ना स्टाक एवं एनाबीना है। तो ना स्टाक एवं एनाबीना ये दोनों क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सबसे बड़ी एग्जाम्पल है किसके? साइनोबैक्टीरिया के। तो आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हिटेरोसिस्ट पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, और ना स्टाक एवं एनाबीना ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये भी साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो चौथे का आंसर भी आपको क्या लिखना है? साइनोबैक्टीरिया। पांचवा क्वेश्चन है जीवाणुओं में श्वसन अंग होता है। ऐसा कौन सा अंग होता है जीवाणुओं में जिसके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता था, तो उनकी जगह में एक संरचना पाई जाती थी जिसको हम क्या बोलते थे? मीजोसोम। क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे मीजोसोम। तो इस मीजोसोम नामक संरचना के कारण ही क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किस जगत में, ठीक है, किस जगत में आते हैं? मतलब किस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है मोनेरा जगत में, जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा जगत में आपको याद रखना है। मोनेरा जगत में मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में आपको याद रखना है कि एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं सभी क्वेश्चन का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसकी आंत में कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में आपको याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आपको याद रखना है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है मनुष्यों की आंत में पाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई। अगर आपको ई कोलाई की जगह में लिखना है तो आप इस्चेरिचिया भी लिख सकते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि पुरातन जीवाणु हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया को आपको याद रखना है, आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है जीवित जीवाश्म। क्या कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया को? आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है जीवित जीवाश्म। ठीक है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया को। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की जो कसाभिका होती है, यानी जो फ्लैजिला होती है, वो किस प्रोटीन की बनी होती है? तो जीवाणुओं की जो फ्लैजिला होती है वो बनी होती है फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से। ठीक है, तो कसाभिका को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला से ही बन जाएगा फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है क्या? फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है क्या? कसाभिका। किसकी कसाभिका? जीवाणुओं की। तो जीवाणुओं की कसाभिका फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है स्पाइरुलिना प्रमुख स्रोत है। तो स्पाइरुलिना किसका प्रमुख स्रोत है? तो आपको याद रखना है प्रोटीन का। किसका प्रमुख स्रोत है? स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा मिलती है? प्रोटीन की। तो स्पाइरुलिना जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है।
अगला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नस्ट हेकेल ने। किसने किया था? हेकेल ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेकेल ने, अर्नस्ट हेकेल ने। ठीक है, तो आपको पूरा नाम भी लिख लेना है आपको, अर्नस्ट हेकेल ने। ठीक है, तो अर्नस्ट हेकेल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रचलन अंग है, मतलब किस संरचना के द्वारा जो है अमीबा में प्रचलन होता है? तो अमीबा में प्रचलन अंग आपको याद रखना है क्या होता है? कूटपाद। क्या होता है अमीबा में प्रचलन अंग? अमीबा में प्रचलन अंग होता है कूटपाद। क्या होता है? कूटपाद, जिसको हम स्यूडोपोड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका भी आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का कूड़ादान किसे कहते हैं? ठीक है, जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन का डस्टबिन किसे कहते हैं? यानी डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वर्गीकरण का कूड़ादान किसको बोलते हैं हम? वर्गीकरण का कूड़ादान हम बोलते हैं प्रोटिस्टा जगत को। किसको बोलते हैं? वर्गीकरण का कूड़ादान हम किसको बोलते हैं? प्रोटिस्टा जगत को। किसको बोलते हैं? प्रोटिस्टा जगत को। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीलिया द्वारा प्रचलन होता है, तो किसके अंदर सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है? तो आपको याद रखना है पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, तो पैरामीशियम क्या है भैया? पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम जो जीव है इसके अंदर आपको याद रखना है, इस पैरामीशियम के अंदर जो है सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिका पूछा गया है। सिलिका किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो केवल और केवल आपको याद रखना है जो डायटम्स होते हैं। कौन से होते हैं? जो डायटम्स होते हैं, केवल और केवल डायटम्स की कोशिका भित्ति जो होती है उसमें ही सिलिका पाया जाता है। ठीक है, तो सिलिका आपको याद रखना है किसमें पाया जाता है? डायटम्स की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा किस प्रकार का रोग उत्पन्न करता है? ठीक है, तो ये जो ट्रिपैनोसोमा होता है ये निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। ट्रिपैनोसोमा जो है यह निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है बकेन रोग किसके कारण होता है? तो बकेन रोग आपको याद रखना है ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो बकेन रोग होता है ये कवक के कारण उत्पन्न होता है। कई सारे धान वगैरह के खेत में या कई सारे पौधों में क्या होता है? बकेन रोग हो जाता है, जिस कारण से पौधा जो है अतिरिक्त वृद्धि कर जाता है, और अतिरिक्त वृद्धि कर जाता है तो पौधा उससे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तना उसका बहुत पतला हो जाता है और पौधा जो है जल्दी जमीन पे गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है पेचिस रोग, पेचिस रोग किस प्रोटिस्ट के संक्रमण के कारण होता है? आपको बताना जो पेचिस रोग होता है, ठीक है, ये किस प्रोटिस्टा के संक्रमण के कारण होता है? तो आपको याद रखना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये होता है एक प्रोटिस्ट जिसके कारण ही क्या होता है? पेचिस रोग होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो एथलीट फुट रोग ये भी किसके कारण होता है? ये भी कवक के कारण होता है, यानी कि फंगस के कारण होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन नामक एक विशेष प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है किसके रूप में? तो कवक जो होते हैं उनमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ, जो इकट्ठा हुआ भोज्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है? वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग की बात की गई है। टिक्का रोग होता है किसके अंदर? ग्राउंड नट के अंदर, यानी कि मूंगफली के अंदर। किसके अंदर होता है? जो टिक्का रोग होता है वो होता है मूंगफली के अंदर। किसके अंदर होता है? टिक्का रोग जो होता है ये मूंगफली में होता है। किसमें होता है? मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ये पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, सबसे पहले बनने वाला प्रतिजैविक है जिसको हम एक कवक से प्राप्त करते हैं, और उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन है कवक एवं शैवाल के सहजीविता से बनने वाला संबंध कहलाता है। तो एक ऐसा संबंध जिसमें कवक और शैवाल आपस में मिलकर के जीवन यापन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन। तो आपको याद रखना है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल ये दोनों सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते
हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, ठीक है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है वायरस को। किसको बोलते हैं, वायरस को। वायरस यानी आपको याद रखना है वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है, वायरस यानी कि विषाणु को किसको बोलते हैं, विषाणु को हम बोलते हैं सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। अगला क्वेश्चन है पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, तो पादप व जंतु के बीच की कड़ी हम किसे बोलते हैं, युगलीना को। किसे बोलते हैं, पादप व जंतु के बीच की कड़ी हम किसे बोलते हैं, युगलीना को बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने की, वायरस की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है 1892 में 1892 में वायरस की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी, वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी, वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया, तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वायरस को रवे के रूप में यानी कि क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, तो आपको याद रखना है स्टेनले नामक साइंटिस्ट जो थे, स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया यानी कि छोटे छोटे रवों के रूप में प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, तो जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले जो वायरस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जीवाणु भोजी, ठीक है, जीवाणु भोजी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक, कि जीवाणुओं के ऊपर जो आक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, वो वायरस क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। या इंग्लिश से अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग बैक्टीरियोफेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग, बैक्टीरियोफेज भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पादप जगत का जोकर। तो पादप जगत का जोकर हम किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। किसको बोलते हैं, पादप जगत का जोकर हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर बोलते हैं। और अगर कोई पूछे कि ओवरऑल संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा आपको याद रखना है, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया, जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसको किसने दिया, तो प्राकृतिक वर्गीकरण आपको याद रखना है। प्राकृतिक वर्गीकरण देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कौन, बेंथम एवं हुकर, ठीक है। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है बेंथम एवं हुकर। तो बेंथम एवं हुकर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था, तो कृत्रिम वर्गीकरण आपको याद रखना है किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस, जिनको कि हम वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। तो इन्होंने वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति जो है प्रकाशित की। एक और वर्गीकरण की पद्धति है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण, ठीक है, जिसको एंगलर एवं प्रास्टेल ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है जो 5 जगत वर्गीकरण है यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको किसने दिया था, तो आपको याद रखना है R.H. व्हिटेकर। किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर, ठीक है। तो आपको याद रखना है R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर इन्होंने ही 5 जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है, R.H. व्हिटेकर। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा में किसका अभाव होता है, तो आपको याद रखना है जो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा में आपको याद रखना है किसका अभाव होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल का अभाव होता है यानी कि कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। अगला क्वेश्चन है 3 डोमेन पद्धति किसने दिया, तो 3 डोमेन पद्धति आपको याद रखना है किसने दिया था, कार्ल ऊज ने। किसने दिया था, कार्ल ऊज ने दिया था, ठीक है ना, कार्ल ऊज ने। इन्होंने 3 डोमेन पद्धति प्रस्तुत की थी, जिन्होंने 3 डोमेन बना दिया था, ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो अर्नस्ट हेकल ने दिया था। 4 जगत वर्गीकरण अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको याद रखना है H.F. कोपलैंड ने दिया था। तो ये सारे चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं जिनको कि आपको कवर कर लेना है। इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप क्लास 11th बायोलॉजी की या किसी भी क्लास 11th के सब्जेक्ट की
आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे, ठीक है, 9685 पर। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और मात्र 100 रुपए चार्ज है एक सब्जेक्ट के नोट्स की। तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।